कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई वीडियो को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। रिच डैड पुअर डैड में आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा अमीर लोग पैसे से कैसे काम कराते हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ, मतलब एक वजह से मैं निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी ज़िंदगी को डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा ना करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए। देखिए, पैसा तभी आता है जब आप कड़ी मेहनत, लगन और अपनी दृढ़ता से उसमें जुट जाते हैं। कभी कभार हमें निराशा भी होती है, हमें उसमें डरना नहीं है और फिर खड़े होना है, फिर मेहनत करनी है। हर बार पहली बार में सफलता नहीं मिलती दोस्त, कभी कभार दूसरे या तीसरे चांस में ही मिलती है। लेकिन अगर आप पहली बार में हार मान जाओगे, फिर जो सफलता आपको दूसरे तीसरे चांस में मिलती, वो कहाँ से मिलेगी? वो तो तभी मिलेगी जब आप दूसरा भी चांस करोगे और तीसरा भी करोगे। आगे बढ़ते हैं। और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीज़ें सुख दे सकती हैं। विल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिस्से से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, शुद्ध से झूठ बोलना, मतलब खुद से झूठ बोलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा देती है तो ये आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। ये निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ बच्चों। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा आपने साथ मत करना, ऐसा अपने साथ मत करना और ना मत होने भी मत देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। ये पैसे का अज्ञानी ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, अमीर डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोग का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होगा। अब चूंकि डॉक्टर ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अंतः काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। हम केवल ऐतिहासिक तारीख और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। कीमतें मतलब हर प्रोडक्ट पे कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुई लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती, परंतु स्कूल में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है। पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता।
यही कारण है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी धराशायी है। ये मैं हर देश का हाल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ देशों ने अपने आप को सुधारा है, लेकिन अपने भारत में अब भी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आना चाहिए। बच्चा अगर देखा जाए तो 6 से 12वीं तक वो चीज़ें पढ़ता है तो शायद उसकी ज़िंदगी में कहीं मुश्किल से काम आए। अगर उन्हीं कुछ सालों में उसे कुछ ऐसा भी साथ में सिखा दिया जाए जो जीवन भर एक उसके काम आए, एक हुनर उसके ज़िंदगी में डाल दिया जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, कार का हो, मोटर मैकेनिक का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, पेंटर का हो, कारपेंटर का हो, बार्बर का हो, ए टू जेड कुछ भी, मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, आप कह लीजिए आजकल बहुत चल रहा है ये क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका हो। अगर इन चीज़ों को बच्चे को तब से सिखाया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी इसकी, तो शायद हो सकता है 12th के बाद वो उन विषयों को पढ़ना चाहे जिसमें उसकी रुचि है। अधिकांश बच्चे अब भी BA BSc की ही तरफ भागते हैं, वो सरकारी विद्यालय में जहाँ उन्हें जाना ना पड़े। बस एक दिन एडमिशन कराया है और एक दिन उसकी फीस पेमेंट करवाया है, तीसरे दिन पेपर प्रैक्टिकल या पेपर दिया है, चौथे दिन रिजल्ट देखे और 5वें दिन अपने डिग्री लेके घर। तो इन 5 दिनों का खेल जब तक चलेगा ना शिक्षा व्यवस्था में, शायद ही शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो पाए। शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है तो 6 से लेकर 12वीं तक के जो इस साल हैं, इन सालों में बच्चे को वो स्किल सिखा दी जाए जो उसके जीवन में आगे काम आए, उसे सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई BA करने से कुछ नहीं होगा, मैं ये चीज़ सीखा हुआ हूँ, शायद इससे रिलेटेड कोई काम करता हूँ। मतलब अगर आपने उसे कुछ काम सिखा दिया, सपोज डैट आपने उसे मार्केटिंग सिखा दी, तो वो कतई भी BA नहीं करेगा, वो MBA की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी लाइन क्लियर है, मुझे मार्केटिंग करनी है। आपने उसे टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दिया, टेक्नोलॉजी के बारे में 6 से 12 तक पढ़ाया, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी वो BSc ही नहीं करेगा। देन यू कैन थॉट, वो बिल्कुल उसका एम सेट है, भाई मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ या मेरा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रुचि है तो मुझे BTech करना चाहिए। अब हो सकता है सरकारी में नंबर ना आए तो एजुकेशन लोन लेके प्राइवेट करना चाहूँगा, पर इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों में वही पड़ेगा जिसकी रुचि शिक्षा व्यवस्था में या टीचर बनने में है, तो वो BA या BSc करेगा। आज के समय में क्या है, जिसे इन चीज़ों में रुचि भी है वो भी BA BSc कर रहा है, जिसमें रुचि नहीं है जिसे, मतलब जो काम कुछ और करना चाहता है मजबूरी में वो भी, अरे यार हम साल खराब चला जाए, चलो BA ही कर लो। और इनसे भी बड़े वाले मुझे वो लोग लगते हैं जो इन चीज़ों को प्राइवेट करते हैं कि साहब BA प्राइवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आगे? ये नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो लोग तो ठीक हैं जो BA प्राइवेट कर रहे हैं, साथ में कोई अपने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS या अदर कुछ चीज़ की, UPSSC की, तो वो तो लोग सही हैं, क्योंकि वो भैया अपना प्राइवेट में क्या स्कूल तो जाना है नहीं और अपना निकल गए कोचिंग करने। अब जो लोग ये कर ही नहीं रहे, कहीं नौकरी कर रहे हैं, BA प्राइवेट कर रहे हैं, BA हो भी जाएगा, उस नौकरी में तनख्वाह भी नहीं बढ़वा पाएगा, क्योंकि BA एक मात्र की छुटमुट डिग्री। आज के समय में BA करना मेरे मायने से तो बिल्कुल गलत है। उससे बढ़िया तो आप BSW कर लें। BSW से आपको इतना तो फ़ायदा हो ही जाएगा कि कम से कम आपको सामाजिक नॉलेज तो हो जाएगी, समाज में उठना बैठना बात करने का तरीका तो आ जाएगा, समाज की नीति को समझ तो जाएंगे आप, क्या चीज़ होती है, कहाँ दिक्कत है, क्या है। मतलब ये जो आजकल बहुत सारे NGO चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं, इसकी कुछ नॉलेज तो मिलेगी आपको, मतलब बेसिकली ज़मीनी नॉलेज तो मिलेगी। BA BSc करने से मैं तो नहीं मानता कोई नॉलेज मिलनी है। आप बस एक कहते हैं ना दृष्टिहीन की तरह सीधे एक रास्ते पे चले जा रहे हैं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आप वैसे दृष्टिहीन चले जा रहे हैं। आगे पत्थर आया, गिर गए, तो फिर कह रहे हैं अरे यार गिर गए। अभी तो उसमें तुम गिर रहे हो तो तुम खुद दृष्टिहीन हो। आगे खोलो भाई। इस टाइम वर्तमान समय में दुनिया में इतने कोर्स हैं, अपने भारत में आपके शहर में इतने कोर्स हैं कि आप अगर करना चाहें ना कि भाई पैसे नहीं है मुझ पे, तो पैसे मांगे किसने हैं? इग्नू को जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें हर तरह का कोर्स है। आपको जाना भी नहीं है, उसके जरिए आपका कोर्स भी हो जाएगा। तो आप उसमें जाए ना, किताबें घर आ जाती हैं, घर पढ़ें,
समय तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा तो नहीं कि भाई इग्नू के लिए जाना भी नहीं पड़ता, मौज लो। भैया जहाँ तुमने अपने करियर में मौज को जोड़ा तो मौज तुम्हें रोज तो मिलेगी, लेकिन कुछ समय तक, कुछ समय बाद वो रोज तुम्हें दौड़ाएगी और फिर मौज की वजह बोझ बन जाएगी तुम्हारे शरीर पे। वो ऐसी बोझ बनेगी कि तुम उसे उतार भी नहीं सकते, और उतारने पर उतार भी दिया तो फिर मजबूरन तुम उतार के और गिर दब जाओगे। तो उसे मौज को बोझ मत बनने दें, अपने करियर के लिए कुछ सोचें। और मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि कुछ ना कुछ व्यापार करें। अगर व्यापार नहीं भी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ सोचें, इन व्यापार वाली चीज़ों में जाएं। नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई पर्सनल मतलब कुछ बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी है या कोई बड़ी नौकरी करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटिव पढ़ें, उससे उसके उस कैटेगरी में जाएं, उससे रिलेटिव जगह जाएं। ऐसी भटका भटकी चीज़ों में ना जाएं, बीए बीएससी या कोई इससे ऐसे। देखिए ये चीज़ नॉर्मल है, ये ना ही करें तो ही बेहतर है, और प्राइवेट तो बिल्कुल ना करें भाई। और ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो बड़े लेवल की कोई तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगातार कोचिंग करनी है और वो अपना समय नहीं दे सकते कोचिंग के अलावा कॉलेज में, तो वो तो प्राइवेट बीए कर रहे हैं, वो सही है। क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट वहाँ हैं वही सब्जेक्ट उनकी कोचिंग सेंटर में है, वही उससे रिलेटिव उनके पेपर में आएगा। अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, आपकी रुचि टेक्निकल में है और आप बीए कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उस धोखे को जितनी जल्दी बंद करने देना वही ज़्यादा अच्छा होगा। ना कि ये कि आप बार बार धोखा देते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका तो नहीं देती। इतना पता है एक बार मौका देती है, नहीं लिया ठीक है मत लो, दूसरी बार देगी थोड़ा कम, नहीं लिया मत लो, तीसरी बार देगी ना के बराबर। बहुत कम चांसेस होते हैं जिन लोगों को मिलता है, उठा लें तो ठीक, नहीं लिया तो फिर मौका नहीं, तुम्हें धोखा देगी, फिर ज़िंदगी भी तुम्हें धोखा देनी शुरू कर देगी। तुम तो अपने आप को दे ही रहे हो, वो भी देगी, तो डबल धोखा मिलेगा, डबल नुकसान में जाओगे। फिर बस ये गाना सुनो ना, मर जाऊं क्या करूं तो वही सिस्टम हो जाएगा, क्या करूं मैं मर जाऊं तो वही सिस्टम तुम्हारे साथ हो जाएगा। ये दिमाग में घूमता रहेगा, अरे वो करना ये करना, ये हो गया वो हो गया, तो ज़िंदगी हो जाएगी जिंदा नरक। मतलब शरीर चल रहा होगा, आत्मा नरक भोग रही होगी। सामने खड़ा बंदा है, सामने तुम्हें कोई परचेज करनी है, कोई चीज़ है, तुम चाहते हो उसे खरीदना, जेब में पैसे हैं पर पर्याप्ति नहीं है, या तो वो खरीद लो या इसके अगला काम कर लो इतना मतलब डूबे हुए हो तुम, क्या कहते हैं, कर्ज में कह लो, या इतनी कम इनकम है, वो कम इनकम का जरिया ही तुम्हारी गलत डिसीजन है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने सपोज डेट अब बीए में एडमिशन ले लिया है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, घबराए ना, उससे उभरें और कहीं देखिए बीए करते रहें और कहीं अपना एक छोटा सा काम शुरू करें। वो जब हो जाए आपका कंप्लीट, अगर इच्छा है तो हो जाने दीजिए कंप्लीट, उसके बाद कोई ऐसी संस्थान में एडमिशन लीजिए जहां आपको अच्छी शिक्षा मिले। और बीए बीएससी तो बिल्कुल ना कीजिएगा, डायरेक्टरिंग या और कोई, जैसे भी आपको सेल परचेसिंग करनी है उससे रिलेटिव कुछ पूछिए। अब आप कहेंगे भाई उसमें तो रोज़ जाना पड़ेगा, हम व्यापार कर लेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो भाई समय, मैं फिर बाद में कहूँगा, समय तो ज़रूर देना पड़ेगा। जो आप व्यापार दिन में कर रहे हैं फिर रात के कॉलेज टाइम के बाद शुरू कीजिए। नींदें गंवानी पड़ती हैं सक्सेस होने के लिए। अमीर तो कोई भी बन जाएगा, सक्सेस हर कोई नहीं होता। सक्सेस में आपको बनना है, नींद त्यागनी पड़ेगी, काम डबल करना पड़ेगा, दिमाग को मेहनत तिगुनी करानी पड़ेगी, शरीर को मेहनत चौगुनी करानी पड़ेगी। कुल मिला के आपको अपना कुछ 5 साल तो करीबन ऐसे जुट के लगना पड़ेगा कि अगले 50 साल तक आपकी आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली रहें। कोई उन्हें हिलना डुलना के वैसा कोई करना ना पड़े जैसा आपने करा है। आगे बढ़ते हैं। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है। माइक ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बीन अकाउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर्स से काम लेता हूं।
वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वीन काउंटिंग की भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु ये भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, अमीर डैडी ने गुस्से से कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे, तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। अब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया, तब तुमने एक बार फिर भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रही थी। यह पहला कदम था। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान लोगे और जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को वायर पेच में ले जाऊंगा। वायर पेच होता है फैक्ट्री का। ये वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो वायर रेबिट को मिला था। वायर रेबिट एक शख्स है, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई वायर पेच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच ही वायर पेच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते पर तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है। सही विचारों को चुनने से माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर ही हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रक्रिया करते ही रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते। ये बहुत बड़ी कमी है कि डर हावी हो जाता है उन पर, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। बात कुछ चल रही है, सोच ही नहीं पा रहे। इसके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसा अपनी सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल की। ये बहुत अच्छी बात है, महीने का आखिर में चुकाए जाने वाले बिल की। यह
बिल की टावर बेबी, यानी टावर बेबी, टावर बेबी कहते हैं जो आपकी समस्या होती है। अब पैसा उनकी दिमाग जिंदगी चलाता है, अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था, सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है इससे निकलने का। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। दिल से सोचें और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क है, माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, शोषक मतलब शोषण करने वाले होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, या मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मैं इस नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है। इस तरह भावना पर आधारित हम विचारों की जंजीर टूट जाएगी, आपके भावनाओं के विचारों की। बहुत अच्छी चीज़, और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका भी मिलेगा। आप इतनी चीज़ें पूछते हैं तो ये चीज़ वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूछनी भी चाहिए। इस तरह देखिए, इस बजाय हमें ये कहना चाहिए, जो मैंने ये लाइन लिख लीजिए आप चाहें, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए था, है इस कीमत में शायद मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ कहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। ये जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो ज़िंदगी भर मेरे काम आया, ख़ास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, ना कि अपने विचारों के या दिमाग से। ये बहुत बढ़िया लाइन है। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं। अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, ये नोट कर लेते हैं। वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के ढालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंक के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है। अमीर लोग जानते हैं कि ये धन भ्रम है जो हकीकत में गधे के समान लटकी गाजर की तरह है। गधे के सामने लटकी गाजर की तरह है, जो गधा फिर उसे देखते हुए चलता रहता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। यह सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों, तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे ये भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है, और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वे कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी।
उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे समझ में आया कि वह बड़े पत्ते की बात कर रहे थे। बड़े पते मतलब बड़े बढ़िया बात कर रहे थे। रिच डैड पुअर डैड, इस पुस्तक में ऐसा चीज़ें और ऐसा लिखा है जो शायद ही कभी आपको अपनी ज़िंदगी में अनुभव करने मिले। या तो आप अनुभव करेंगे भी, कर भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, और अगर नहीं करा है तुम्हें और आप करना चाहते हैं पढ़कर, तो आप रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें। पढ़ने का भी समय नहीं है तो हमारी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सुने। कुछ काम जिसमें आपका दिल लगता है और आपके लिए बने होते हैं, वो शायद, मैं गारंटी से कहता हूँ, आपको अगर कोई जो चीज़ मिलनी है वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर मिलेगी। चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, चाहे बुक के माध्यम से हो, चाहे प्रस्तुत उदाहरण हो, आप उसमें घुस जाएं, उससे आप ना डरें। और एक और दिलचस्प बात, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि क्यों ना मतलब वीडियो बनाई जाए, अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आया जाए। तो इससे मैं आपसे सजेशन लूँगा कि मैं जब वीडियो के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ूँ कि ऑडियो में ठीक है। आज इसे पूरा करते हैं। चैप्टर अच्छा था, मैंने कई टुकड़ों में मतलब कई उसमें वीडियोस में इसे पूरा किया, लेकिन आज ये पूरा करके मन कर रहा है इसका और पढ़ने का। तो आज मैं फिर से पढ़ता हूँ आगे। अगली लाइन है और अगली हेडिंग है, वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। ये भी बहुत अच्छी और अच्छा विचार है। लेखक लिखते हैं, जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, मतलब उनके अम्मी डैडी ने कहा, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम नौकरी से ज़्यादा काम कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादा लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे को और सुरक्षा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उन्हें यही मिल लेते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौके भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैं स्टोर से अपनी चीज़ें उठाने लगे और उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क में गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमें लगा हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे, मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार को आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्ट्रेड को ललचाई नज़रों से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट ना मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इनके पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब है, मैंने इनके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन ने कॉमिक के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक लाता है
तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया और जो उनके किसी काम का नहीं था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारे कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी हमने कॉमिक लाइब्रेरी। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया कि तू बैठी रहे पढ़ती रहे। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। मतलब उसकी बहन, माइक की बहन 10 सेंट लेती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोसी के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। ये सब 8-9 साल के बच्चे कर रहे हैं, ये देखिए आप। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों में से कॉमिक इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक नहीं बेची। जब कोई कॉमिक फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। वह बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब ईमानदार और अच्छा स्टाफ भी आसानी से नहीं मिलता। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ रह गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने मुझे सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। कितनी अच्छी बात है। मतलब ये 7-8 साल के बच्चे कर रहे हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं तो लाइब्रेरी का काम इंडिया में अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। मतलब लाइब्रेरी आप देखोगे ना, हर जगह है। हर शहर में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी और एक अच्छे स्केल पर लाइब्रेरी मिलेगी। मतलब लाइब्रेरी काम कोई बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ काम तो कोई बुरा नहीं है। ये तो 7-8 साल के बच्चों ने
ऐसी कॉमिक का काम शुरू कर दिया। मैं आपको अगर सजेशन करूं तो लाइब्रेरी तो अच्छी है ही। अच्छा, आप देखें तो रोज़ अखबार आता है, अखबार में कुछ ना कुछ एक यूनिक छपता है। यूनिक, सपोज किसी ने किसी ने अपना एक अच्छा भाषण दिया, किसी ने कुछ इन्वेंशन किया तो उसकी डिटेल आई, और कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिनकी जानकारी एकदम नहीं होती, बंद हो जाती हैं। तो हम उन चीज़ों की कटिंग करके भी उनका एक पूरा प्रोसेस करके भी उनसे कुछ रिलेटिव बना सकते हैं, जिससे मतलब आदमी को न्यूज़, एक तरह से कहते हैं न्यूज़, मतलब अखबार न्यूज़ हो जाएगी। अखबार न्यूज़ का मतलब एक कमरा है, उसमें आपको जीके से रिलेटिव, मतलब जनरल नॉलेज, या आपको कहते हैं करंट हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ने से क्या फ़ायदा, आपके पास हाथ में होगा ना, आप जाएंगे उसमें, अरे देखेंगे बोर्ड पे, अच्छा आज पीएम ने ये कहा, अच्छा अरे पिछले महीने ये काम हुआ था तो उसकी फ़ोटो छपी है, उसके नीचे लिखा है उसके बारे में, जो भी जहाँ सोशल मीडिया पे जो चला था, उसकी ट्रोलिंग, उसका क्या, एक उस पर देखेंगे, एक उसकी बुक लेंगे जो आपके द्वारा छपू भी होगी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये न्यूज़ पुरानी हो गई। तो आपका एक तरह से ये अखबार न्यूज़ या अखबार न्यूज़ दुकान, जो भी आप इसका नाम रखें, A to Z, वो यूनिक होगा कि आदमी पढ़ने जाता है वहाँ, क्या करंट अफेयर, जीके आप उससे प्रोवाइड कराते हैं, और वो आके लाइब्रेरी की जैसा पढ़ भी सकता है। ऊपर से आप ये भी दे रहे हैं कि भाई ये देखो आज की ताज़ा खबर ये है, परसों की भी है, इसमें तरसों की भी है, हर रोज़ 1-2 पेज जो महत्वपूर्ण है वो बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल ये है, और शहर में आजकल ये चल रहा है, प्रदेश में ये चल रहा है, देश में ये चल रहा है, कौन क्या है, बिजनेस पढ़ना है तो बिजनेस में आजकल ये हुआ है। तो हर चीज़ का एक स्टेप होगा, एक चीज़ की एक अंदरूनी आपको जमा पूंजी होगी, जो आप उसे प्रोवाइड करा देंगे बुक के तौर पे। वो पढ़ अपना दे जा हमें वापस और चला जा, उसकी एक कोई कीमत रख लें आप, 10 रुपये 20 रुपये, 1 घंटा 2 घंटा, ये भी हो सकता है। ये यूनिक है, मतलब मेरे दिमाग से तो यूनिक है, चलता होगा तो भाई मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में तो अभी आया जो मैंने आपकी समक्ष रख दिया, क्योंकि आपके जरिए मैं इसे रिपीट भी कर सकता हूँ, और शायद कहीं ना कहीं किसी की मदद हो जाएगी, कोई इससे प्रभावित होकर खोल भी सकता है। तो भले ही वो आगे ना बताए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। आगे भी मैं कुछ ऐसे ही आपको बताता रहूँगा, बुक तो पढ़ ही रहा हूँ आप भी पढ़िए इसे, और पढ़ नहीं सकते तो मेरी वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। आप तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे अपने आप में क्या सुधार करने है, क्योंकि आपका कमेंट जैसा भी होगा मेरे लिए प्रेरणादायक ही होगा। आप मुझे कुछ अपना सजेशन देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा कोई मुझे चिंता करता है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है, वरना अपने ही बताते हैं क्या कमी है, वरना गैर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद। तब तक के लिए आगे जाऊँगा, जय हिंद।